भाग 11 हॉन्टेड हाउस, डरना जरूरी है। पिछले भाग में आपने देखा पंडित जी रमेश और विकास को दीवार पे लगे शीशे को तोड़ने के लिए कहते हैं। अब आगे फिर विकास और रमेश दोनों ही स्टोर रूम से लोहे की छड़ लेके आते हैं और शीशे को तोड़ने के लिए छड़ को अभी उठाते ही है कि पंडित जी बोलते हैं कि पंडित जी, मैं नहीं चाहता कि थोड़ा सा भी अब इस घर में कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए तुम लोग इस शीशे को यहाँ से कहीं दूर सुनसान इलाके में ले जाओ और वहाँ इस शीशे का अंत कर दो। शीशे के अंत होते ही निशा का भी अंत हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का समय ही है। तब तक मैं निशा को इस घर से निकालकर इस घर को मंत्रों द्वारा बांधता हूँ, जिससे इस घर में निशा क्या कोई भी बुरी आत्मा कभी प्रवेश न कर पाए। रमेश और विकास उस शीशे को दीवार से उतारते हैं और अपनी गाड़ी में रखकर अपने लक्ष्य की ओर निकल जाते हैं। इधर पंडित जी अपने पूजा विधि में फिर व्यस्त हो जाते हैं। लगभग पूरे 10 मिनट की यात्रा के बाद रमेश और विकास दोनों ही एक सुनसान इलाके में पहुंच जाते हैं। दोनों शीशों को उतारकर गाड़ी से नीचे ले जाते हैं। अब बारी थी तो सिर्फ उस शीशे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने की, यानी तोड़ने की। जैसे ही विकास गाड़ी से शीशे को तोड़ने के लिए लोहे की छड़ लाने पहुंचता है तो उन्हें याद आता है कि जल्दी जल्दी में छड़ तो वो घर पे ही भूल गए। विकास, यार एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। रमेश डरते हुए, क्या हुआ? विकास, अरे यार लगता है लोहे की छड़ लाना हम भूल गए। रमेश, विकास तू क्या बोल रहा है? विकास, वही जो तू सुन रहा है। रमेश, अब क्या करेंगे हम? विकास, क्या करेंगे? क्या मतलब? जिस काम को पूरा करने आए थे उसे पूरा करेंगे। रमेश, लेकिन कैसे? विकास, कुछ नहीं, चल के कोई ईंट पत्थर ढूंढते हैं। दोनों ईंट पत्थर की तलाश में काफी दूर तक निकल जाते हैं और काफी देर की खोज के बाद उन्हें एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा मिल भी जाता है। लेकिन जब वो वापस शीशे के पास लौटने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी उन्हें किसी गाड़ी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और वो रुक जाते हैं। विकास, रमेश, रुक जा, अभी इस गाड़ी को भी अभी ही आना था। आई तो आई, पर रुकी क्यों? अब जाने दे इसे, फिर आगे बढ़ेंगे। रमेश, ठीक है, पर तुझे याद है पंडित जी ने क्या कहा था कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का समय है और उसमें से भी अब सिर्फ 10 मिनट ही बचे हैं। इसलिए हमें जो भी करना है वो जल्दी करना है, वरना हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। विकास, कोई बात नहीं, बस 2 मिनट के लिए रुक जा। रमेश, ठीक है यार, लेकिन जो भी करना है जल्दी कर और वापस चल यहाँ से। विकास, ठीक है। तभी उन्हें रुकी हुई गाड़ी वापस जाती हुई दिखाई देती है। दोनों गाड़ी के जाने के साथ ही भागकर शीशे के पास आते हैं और उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर वहां का नज़ारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। जिस स्थान पर वो शीशा छोड़कर गए थे उस स्थान से वो शीशा गायब हो चुकी थी। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी विकास ने कहा, विकास, यार रमेश, शीशा तो हम यही छोड़कर गए थे ना? रमेश, हाँ यार, छोड़ा तो यही था, पर गया कहाँ? विकास और रमेश पागलों की तरह इधर उधर उस शीशे को खोजने के लिए भागे, लेकिन वह शीशा उन्हें कहीं नहीं मिला। फिर डर से दोनों कांपने लगे और उनका शरीर पसीना पसीना हो गया। विकास, यार अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, हम कहाँ आके फंस गए। रमेश, हाँ यार, जिस काम के लिए हम यहाँ आए थे वो तो पूरा हुआ ही नहीं। अब हम वापस जाके पंडित जी को क्या जवाब देंगे? विकास, वो तो ठीक है, लेकिन यार अब तो आधा घंटा भी पूरा होने वाला है। यार इससे पहले कि हम किसी और मुसीबत में फंसे, उससे पहले हमें यह जगह जल्द से जल्द छोड़ देनी चाहिए। रमेश, लेकिन पंडित जी को क्या बोलेंगे? विकास, उसके बारे में हम रास्ते में सोचते हैं, फिलहाल तू अभी गाड़ी चला। रमेश, ठीक है। दोनों दोस्त फटाफट गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। विकास, हम पंडित जी को बोलेंगे कि हमने अपना काम कर दिया। रमेश, यार हम झूठ बोलेंगे?
विकास, हमारे पास पंडित जी के डांट से बचने का बस यही एक रास्ता है। रमेश, लेकिन फिर निशा? विकास, यार अब निशा के बारे में सोचना बंद कर, और जैसा मैंने तुझे। रमेश, ठीक है, पर मुझे लगता है कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? विकास, कुछ गलत नहीं है, फिलहाल तू सब कुछ मुझ पर छोड़ दे। रमेश, ठीक है। विकास, देख अब हम पहुंचने वाले हैं, तो पंडित जी को वही कहना जो मैंने बोला है। रमेश, ठीक है। दोनों वापस घर पहुंचते हैं और जैसा रास्ते में सोचा था ठीक बिल्कुल वैसा ही पंडित जी को बता देते हैं। इधर पंडित जी भी रागिनी के शरीर से और उसके घर से निशा की आत्मा को निकाल चुके थे। रागिनी अब बिल्कुल होश में थी। अब पहले के जैसे ना हंस रही थी ना रो रही थी। अब तो वो पहले वाली रागिनी थी जिसके अंदर ना कोई डर था ना कोई वहम। पंडित जी ने जैसा विकास से कहा था उन्होंने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने अपने विद्या और मंत्रों की ताकत से उनके घर के चारों तरफ से हमेशा हमेशा के लिए एक अदृश्य शक्ति से बांध दिया, जिससे कि कोई भी प्रेत आत्मा या साया उस घर में प्रवेश न कर सके। रागिनी, विकास और रमेश तीनों ने पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया और पंडित जी ने भी जाते जाते तीनों को एक एक ताबीज दिया और कहा कि इसे संभाल के रखना, ये भविष्य में काम आएगा। सभी बहुत खुश थे। रमेश और विकास पंडित जी को उनके घर तक छोड़ के वापस आए, लेकिन उन्हें इस बार कोई डर न लगा और ना ही रास्ते में उनके साथ कोई अनहोनी हुई। सभी सोने जा चुके थे, पर विकास की आंखों में तो जैसे आज नींद ही ना थी। वह घर के बालकोनी में खड़ा अपने खुशियों के समुद्र में गोता लगा रहा था कि तभी रागिनी की आवाज आई, चलो अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है। विकास, ठीक है। रात की काली बादल अब छट चुकी थी। सुबह की उजली किरणें घर के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। चिड़िया ची ची चू चू कर रही थी। रागिनी और विकास का घर एक बार फिर पहले जैसा मुस्कुरा रहा था। अब ना तो वहां कोई डर था और ना ही कोई वहम। अब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ खुशियां थी। रागिनी और विकास अपनी बेटी गुड़िया के साथ इस घर में अब बहुत खुश थे। एक महीने बाद। रागिनी, ओफो, ये डोरबेल भी ना, इसकी आवाज तो किसी दिन मेरा जान लेके मानेगी। रागिनी दरवाजा खोलते हुए, आई बाबा आई, थोड़ा सब्र करो। विकास, यार तुम कितना टाइम लगाती हो एक दरवाजा खोलने में। रागिनी, पहले तुम ये डोरबेल बदल दो, मुझे इसकी आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। विकास, ओके बाबा, मैडम का हुक्म सराखों पे। अब चलो अपने हाथों की गर्मा गर्म चाय पिला दो। रागिनी, मुझे पता था आप आते आते यही बोलेंगे, इसलिए चाय पहले से ही चढ़ा रखी है। रागिनी चाय लाती है और दोनों बैठ के चाय का आनंद लेते हैं। विकास, रागिनी, कल शाम को तैयार रहना, हमें कल एक डिनर पे जाना है। रागिनी, कहा और किसके यहाँ जाना है? विकास, है एक नया स्टाफ जो 2 महीने पहले ही शिफ्ट हुआ है। उसका नाम राहुल है, बस अभी नई नई शादी हुई है तो अपनी पत्नी के साथ ही रहता है। रागिनी, ठीक है। अगले दिन शाम को दोनों पति पत्नी तैयार होके राहुल के घर के लिए निकल जाते हैं। राहुल के घर पहुंचकर सभी बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद राहुल बोलता है कि भाभी जी, मैं और विकास थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, तब तक आप शोभा के साथ बातें करो। रागिनी, ठीक है। कुछ देर बाद शोभा किचन में चली जाती है। अब गेस्ट रूम में रागिनी के अलावा कोई ना था। रागिनी बिल्कुल अकेली थी, पर रागिनी को अचानक से ऐसा लगा कि जैसे कोई उसके पीछे से बड़ी तेजी से हंसता हुआ भागा हो। रागिनी डर से सिहर उठी, पर पीछे मुड़कर देखा तो कोई ना था। उसे लगा शायद उसका वहम अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा है। बस यही सोचकर उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। तब तक राहुल और विकास भी वापस आ गए। फिर सबने एक साथ डिनर करना शुरू किया। रागिनी डिनर ही कर रही थी कि रागिनी को ऐसा लगा कि निशा शोभा की कुर्सी के पीछे खड़ी है। वो अचानक से चिल्ला पड़ी, निशा! विकास घबराते हुए, निशा क्या बकवास कर रही हो? राहुल, विकास, भाभी जी ये क्या कह रही है? विकास, कुछ नहीं यार, हमारे नौकरानी की बेटी का नाम निशा है,
उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए रागिनी को चिंता हो रही है। रागिनी, कोई बात नहीं, बस डिनर तो अब खत्म होने ही वाला है, फिर चले जाना। डिनर करने के बाद रागिनी ने शोभा को बुलाया और बोला कि आपके घर में शीशा कहाँ है, मुझे थोड़ी अपनी साड़ी ठीक करनी है। शोभा, भाभी बगल वाले रूम में चले जाओ, उसमें बड़ा से शीशा लगा है। रागिनी जैसे ही बगल वाले कमरे में गई, उसका पूरा का पूरा शरीर डर से कांप उठा और वो पसीना पसीना हो गई। जिस शीशे के सामने वो खड़ी थी वो वही शीशा था जो कुछ दिनों पहले रागिनी के घर के हॉल में लगा हुआ था। रागिनी अभी कुछ समझ ही पाती कि रागिनी को शीशे में निशा दिखाई देने लगी। उसके चेहरे पे वही कटा हुआ घाव था और शरीर खून से पूरी तरह लथपथ। रागिनी जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर विकास भी वहां पहुंच गया। रागिनी ने शीशे की ओर इशारा करते हुए विकास को दिखाया। विकास भी डर गया। विकास तो सब कुछ समझ रहा था, लेकिन वो राहुल के सामने कुछ कहना नहीं चाहता था, इसलिए उसने बोला, राहुल, रागिनी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। राहुल, ठीक है। विकास, एक बात कहूँ? राहुल, हाँ यार, बोलना। विकास, यार ये शीशा तो बहुत खूबसूरत है, कहाँ से खरीदा इसे? मैं सोच रहा था कि मैं भी एक ऐसा ही शीशा अपने लिए खरीद लूं। राहुल, यार सही बताऊं तो मैंने इसे कहीं से नहीं खरीदा है, बल्कि एक रात मैं लेट नाइट ड्यूटी करके आ रहा था तो ये मुझे रास्ते में दिखाई दिया। मेरी गाड़ी की रोशनी में मुझे ये बड़ी ही चमकीली और खूबसूरत दिख रही थी। मैंने पास जाके देखा तो यह तो बिल्कुल ही ठीक थी। पता नहीं कौन इसे उस सुनसान सड़क पे छोड़ गया था, पर सही बताऊं तो मुझे यह बहुत अच्छी लगी और मैं लेता आया। विकास को समझते देर न लगी कि उस रात जिस गाड़ी को उसने देखा था वह गाड़ी राहुल की ही थी और शीशा कहीं गायब ना हुआ था, बल्कि राहुल उसे उठा लाया था। विकास चाहकर भी राहुल को कुछ बता न सका और रागिनी के साथ चुपचाप वहां से वापस अपने घर के लिए निकल गया। रागिनी, वो वही शीशा था ना? विकास, हाँ। रागिनी, पर तुमने तो बोला था कि तुमने और रमेश ने मिलकर शीशे को तोड़ डाला था। विकास, सॉरी, वो मैंने तुम लोगों से झूठ बोला था। रागिनी, इसका मतलब निशा की प्रेत आत्मा अभी भी है, उसका अंत नहीं हुआ है? विकास, हाँ नहीं हुआ, लेकिन हम तो सुरक्षित है ना। रागिनी, तुम पंडित जी को सच बता देते तो आज निशा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई होती।